हेलो एवरीवन। लास्ट जो हमने वीडियो देखा था वो उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी पे डिस्कस किया था एंड वो एक बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिस पे हमने सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स देखे थे एंड इसके दो हमने व्यूज़ देखे थे कि हमारा ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू क्या होता है। सो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू की वजह से जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसने जो डेफिनेशन दी है, डिफाइन किया है बायोटेक्नोलॉजी को, दोनों व्यूज़ को इंटीग्रेट करते हुए हमने वो डिस्कस किया था। सो उससे आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें थ्रू आउट चैप्टर देखने पड़ेंगे, तो हम पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने बायोटेक के नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है हमारे टूल्स। ओके, सो पहला एक जो टर्म रहता है दैट इज जीन क्लोनिंग। एक है टर्म जीन क्लोनिंग, दूसरा टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, सो एंड थर्ड हम एक डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड। ओके, सो इन चारों टॉपिक में से ये जो चारों टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम कभी कभी rDNA भी बोलते हैं। सो इट इज स्मॉल r एंड देन DNA। ओके, सो एक एक टर्म्स को डिस्कस करते चलते हैं। जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग का क्या प्रोसेस होता है? व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग वर्ड आया है क्लोन से। क्लोन का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना। मल्टीपल कॉपीज, जैसे हम एक जेरोक्स कॉपी बनाते हैं तो हमने एक शीट रख दी, उससे हमने नंबर ऑफ कॉपीज जितनी बनानी है वो हमने सेलेक्ट किया और हमें काफ़ी सारी उसकी जेरोक्स कॉपीज या फोटोकॉपीज मिल जाती हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही टर्म है, किसी एक पर्टिकुलर जीन का, जीन एक फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की जो एक प्रोडक्ट बनाती है या एक प्रोटीन बनाती है। सो जेनेटिक्स में एक टर्म है दैट इज 1 जीन इक्वल्स टू 1 प्रोडक्ट एंड ये जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक प्रोटीन होता है। और ये जो जीन है ये डीएनए की एक फंक्शनल यूनिट होती है जो पूरा एक प्रोटीन बनाती है। ओके, सो हमारा पूरा बायोटेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्ट रहता है वो होता है इस जीन को कन्वर्ट करना, क्योंकि यही जीन कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट दे रहा है। फाइन, सो जीन की जहाँ पे क्लोनिंग होती है या हम जीन की जब मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं वो कहलाता है जीन क्लोनिंग। सो जीन क्लोनिंग का मतलब है मल्टीपल जीन की कॉपीज बनाना। ये मल्टीपल जीन की कॉपी कैसे बनाते हैं ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे रोकते हैं कि जीन की क्लोनिंग का मतलब होता है इसको क्लोन करना, या फिर एक प्रॉपर टर्म में देखें तो मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज हो जाती है जीन की। नाउ नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या rDNA। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या हुआ? एक होता है डीएनए जो हमारा नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो गया नॉर्मल डीएनए। अब अगर इसके आगे हमने एक टर्म लगा दिया है रिकॉम्बिनेंट, तो क्या मतलब हो गया? सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है कोई भी ऐसा डीएनए या कोई भी ऐसा जीनोम जिसमें हमने कुछ एक एडिशनल जीन को ऐड किया है। ओके, सो अभी हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी में हमें सिर्फ एक जीन के अराउंड काम करना होता है, क्योंकि ये जीन हमें एक प्रोडक्ट देता है एंड ये जीन जब हम किसी नए डीएनए के, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक दिस इज आवर डीएनए और इस डीएनए में हमें एक पर्टिकुलर कोई एक नया जीन ऐड करना है। तो ये एक जीन का सेगमेंट है, ये हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? ये एडिशन के बाद जो हमें एक डीएनए मिलेगा, सपोज करें कि इधर हमने इस पोर्शन में एक हमने नया जीन जो हमने था ये हमने ऐड कर दिया है। अब ये जो हमें डीएनए मिला है ये होता है rDNA। ये ऑलरेडी मैनिपुलेटेड डीएनए होता है। सो दिस इज
एक्चुअली मैनिपुलेटेड डीएनए। सो नॉर्मल डीएनए हो गया हमारा नॉर्मल डीएनए, उसमें जब हम कोई एक जीन को ऐड कर देते हैं तो एक जो हमें कॉम्बो मिलता है, ओल्ड वाला जो हमारा नॉर्मल डीएनए था प्लस डिजायरेबल जीन, इसके साथ जो हमें डीएनए मिलता है दैट इज आरडीएनए, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेक्टर्स। सो वेक्टर्स में व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर का मतलब होता है सिंपली कैरियर। कैरियर मतलब जो भी किसी एक चीज को लिया होता है, अपने साथ लिया रहता है। तो कैरियर है हमारा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमने अपने एक डिजायरेबल या जो हमारा जीन है, जो हमारा वर्किंग जीन है, वो कैरीड है। जो हमारे जिस जीन पे हम काम करना चाह रहे हैं, जिस जीन को हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, जिस जीन का हमें प्रोडक्ट चाहिए है, उस जीन को कोई लेके अगर आगे जा रहा है वो हमारा कैरियर होता है, एंड उस कैरियर को हम बोलते हैं वेक्टर। सो वेक्टर को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो वो होता है वेक्टर। ओके, सो वेक्टर हमारा एक कैरियर है, वो कैरी क्या करेगा? इट कैरीज द डिजायर्ड जीन। ओके, नाउ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या चीज है? वेक्टर कैरी करेगा, तो वेक्टर या तो अपने किसी के साथ लेके चलेगा। अच्छा, वेक्टर हमेशा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से या सेल का कोई एक पार्ट होता है। सो वो कौन सा पार्ट होगा? दैट इज ऑलवेज अ प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड क्या चीज होती है? सो हमेशा प्लाज्मिड जो है दैट एक्ट्स एज अ वेक्टर। ओके, सो प्लाज्मिड हमारा वेक्टर होता है। अब ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम इसको ये चेक करें कि इफ दिस इज अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारा कोई एक सपोज करो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में बाहर मेम्ब्रेन हो गई, इसके बाद एक नेकेड डीएनए होता है। ट्रू, नेकेड डीएनए होता है। बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोट होता है तो उसमें कोई भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो डीएनए जो है वो नेकेड बाहर आइसोलेटेड एरिया में साइटोप्लाज्म में रहता है। उस जिस पोर्शन में रहता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो अगर ये हमारा नेकेड डीएनए है, इसके साथ ही इस क्रोमोसोमल डीएनए, नेकेड डीएनए को हम क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारा मेन जीनोम होता है। इसके साथ ही साइड में हमारे पास एक जीनोम होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब इस डीएनए के पार्ट से वो अलग होता है। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बट ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पार्ट होता है। सो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इसका एक और फीचर होता है कि इसमें कुछ ही प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेल को कंट्रोल करती है। मेन जो डायरेक्टर होता है सेल का वो होता है डीएनए ओनली या जो क्रोमोसोमल डीएनए ओनली। इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल भी सकते हैं और मेथड से बाहर हम अंदर भी वापस सेल को भेज सकते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम इस प्लाज्मिड को सेल से, लाइव सेल से निकाल सकते हैं। सेल को फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। देन अगेन हम सेल के अंदर इसको वापस से डाल भी सकते हैं। सो देयर आर अदर मेथड्स जिसको जैसे शॉटगन मेथड होता है, चिलिंग मेथड होता है, ये हम बाद में देखेंगे जब हम प्रोसेस देखेंगे। सो अभी हम सिर्फ प्लाज्मिड देखते हैं। तो प्लाज्मिड क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या करते हैं, हमने बाहर निकाल लिया। इसके एक पोर्शन पे हमने अपना डिजायरेबल जीन बना लिया। ओके, सो दिस बिकम्स प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का ये काम होता है एंड प्लाज्मिड हमेशा वेक्टर जैसा काम करता है। ओके, सो अब एक छोटा सा पॉइंट है, वेक्टर में प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर के जैसा काम करता है, कैरियर के जैसा काम करता है। सो एक गुड वेक्टर, एक अच्छा वेक्टर क्या होना चाहिए, जो अच्छे से हमारा जीन को कैरी करेगा। जो अच्छे से जीन को कैरी करेगा उसके कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जिससे हम उसे मेजर कर सकें कि कितने अच्छी तरीके से हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है या डिज़ायर्ड जीन है वो कितने अच्छे से कैरी हो रहा है वेक्टर के
थ्रू। तो इसमें वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज एसेंशियल होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए, सी वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज हमारे पास होनी चाहिए वो फर्स्ट चीज ये होनी चाहिए कि इसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ORI। सो ORI की साइट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिंगल जीन है वो कभी भी सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो सकता। हमें इसे क्या करना है, कॉपी करना है, जीन को क्लोन करना है। क्लोन मतलब इसकी नंबर ऑफ मल्टीपल जो कॉपीज हैं, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है। एंड ये मल्टीपल कॉपीज तभी क्रिएट होंगी जब ये कई बार रेप्लिकेट होगा। एंड फॉर रेप्लिकेशन इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है। एंड ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसका पार्ट नहीं है। सो हमारे पास जो वेक्टर होना चाहिए वो वेक्टर पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस नए जीन के लिए भी वर्क करेगा, जो उसे हेल्प करेगा रेप्लिकेशन के लिए। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हमारे पास कई सारी मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ओके, सो मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के वर्क करने के लिए। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये हम टूल्स में देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली शॉर्ट में अगर देखें तो ये सिजर्स की तरह काम करते हैं। ये सिजर्स की तरह काम करते हैं। सिजर्स कैसे, अगर हमारा ये प्रॉपर डीएनए है सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आएंगे और इन्हें कट कर सकते हैं। सो कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। सो इस प्लाज्मिड में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की एक्टिव साइट है जहाँ पे वो कट करते हैं वो कई सारी होनी चाहिए। सो देयर शुड बी मेनी साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फाइन, नाउ एक हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कोई सिलेक्शन मार्कर भी होना चाहिए। सो सिलेक्शन मार्कर एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो जीन है वो इस वेक्टर में प्रॉपरली लग चुका है, जुड़ चुका है। सो अगर हमारा ये वेक्टर है, इसके इस पोजीशन पे हमने एक जीन को ऐड किया है, इस पूरे एक जीन को ऐड किया है, तो हमें बाद में अगर चेक करना है, हम हमेशा रीएश्योर होना चाहते हैं कि हमारा जीन ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो अगर हमें रीएश्योर करना है तो हमारे पास कुछ तो एक पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये ऐड हुआ है या ये ऐड नहीं हुआ है। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो मार्कर्स होते हैं, ये होते हैं सिलेक्शन मार्कर्स। और ये सिलेक्शन मार्कर्स हमारे होते हैं, ज़्यादातर जो हम लेके चलते हैं ये होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, प्लाज्मिड के पास अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इस एरिया में, तो अगर हमने इस प्लाज्मिड को मान लो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन एक टाइप का एंटीबायोटिक है, अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या करेगा, अगर हमने इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में डाल दिया है तो इसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारा जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देगा। बट देन अगर हमने सिर्फ इसी एरिया को एज अ सिलेक्शन मार्कर या सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ किया है तो ये जीन हमने हटा दिया, अब ये रेजिस्टेंस की पावर नहीं है। यहाँ पे हमारा नया जो डिज़ायरेबल जीन है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमने ऐड किया है। अब अगर इस बैक्टीरिया को हमने वापस से एंटीबायोटिक में डाला है तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है तो इसकी ऑलमोस्ट डेथ हो जाएगी। सो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसने हमें ये पता लगवाया कि हमारा सही जगह पे हमारा जो जीन है, जो डिज़ायर्ड जीन है वो लग चुका है। तो ये होती है कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए जिससे हमें रेप्लिकेशन कर सके डिज़ायर्ड जीन का।
बहुत सारी मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, एंड बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सिजर्स होते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से कट कर देते हैं। सो उसके मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए, क्योंकि हमें वेक्टर पे भी एक कटिंग बनानी होती है जहाँ पे हम एक डिज़ायरेबल जीन को फिट करते हैं। एंड देन सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए या सिलेक्शन मार्कर्स होने चाहिए जो हमें बताएंगे कि ऑलरेडी हमारा जीन वहाँ पे फिट हो गया है या नहीं हुआ है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर की। अब हम आते हैं हमारे टूल्स क्या क्या होते हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, हम जीन का मैनिपुलेशन कर पाते हैं एंड उसे करेक्टिवली हम ह्यूमन वेलफेयर के एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिक जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स जो हम बायोटेक में यूज़ करते हैं वो हमारे सिर्फ 3 होते हैं। द 3 बेसिक स्टेप्स। पहली चीज़, हमें तो जो डिज़ायरेबल जीन है, ये जहाँ पे हमें मैनिपुलेट करना है, जिस जीन में मैनिपुलेट करना है, सो ये जो डिज़ायरेबल जीन है, अगर मैं इसे एक्स बोलूँ तो इसे हमें पहले तो फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रोटीन पता है कि वो प्रोटीन इंसेक्ट्स पे काम करता है और इंसेक्ट्स के लिए हमेशा पॉइजनस रहता है। सो उस प्रोटीन से रिलेटेड जीन कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड हमें इसे आइसोलेट करना है। ओके, फाइंड आउट करके इसे आइसोलेट करना है। इसके बाद इस जीन को वेक्टर की मदद से होस्ट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, सो जीन को होस्ट में ट्रांसफर करना है एंड अब हमें इस होस्ट का प्रॉपर केयर रखनी है कि ये होस्ट जो है प्रॉपरली, क्योंकि जीन क्लोन हमें करना होता है, तो ये होस्ट जो है इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाए ताकि ये जो जीन है ये प्रॉपरली रेप्लिकेट करता रहे, अपना प्रोडक्ट फॉर्म करता रहे और हमें ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट मिलता रहे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। सो ये बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। डिज़ायरेबल जीन को फाइंड आउट करना, उसे आइसोलेट करना, उस आइसोलेटेड जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना एंड ट्रांसफ़र के बाद एक उस होस्ट की प्रॉपर केयर करना। जो हमारा टेक्निक्स में हमने जो दूसरा पॉइंट देखा था, मेंटेनेंस ऑफ दी स्टेराइल एनवायरनमेंट, तो एक वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे हमारा होस्ट प्रॉपरली ग्रो कर सके एंड प्रोडक्ट को रेगुलरली फॉर्म कर सके जैसा हमें डिज़ायर्ड होता है। ओके, सो इन तीनों स्टेप्स को हम जब करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सो इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद के ड्यूरिंग हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो दिस इज मेंटेनेंस ऑफ होस्ट। ओके, सो जब भी हम इन स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं, ये स्टेप नंबर 1, देन स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, तो हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जिससे हम डिज़ायरेबल जीन को फाइंड आउट करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे, देन उसे होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं वो कहलाते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जीन लिया, अब जीन के साथ हमें क्या करना है, उसे कट करना होगा। ठीक है, एक जगह से, एक किसी इंडिविजुअल से या एक किसी ऑर्गेनिज्म से हमने डिज़ायरेबल जीन फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी वांट टू आइसोलेट दैट, अब हमें उसे आइसोलेट करना है। सो आइसोलेशन की प्रोसेस के लिए हमारे पास सबसे पहला जो टूल होता है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या होता है, इनका दूसरा हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, जो मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एंडो न्यूक्लिएजेस, एजेस लगा है मतलब एंजाइम है, एंड
ओके, एंडोन्यूक्लियेजेस को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंडोन्यूक्लियेजेस ऐसे होते हैं जो डीएनए के मिड में जाके, अंदर जाके कट करते हैं। सो हमें बेसिकली जो हमें पढ़ना होता है वो हमारे एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं। एंड जो हमारे जो बाहर फॉर्म होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस, वो डीएनए के बाहर तरफ से काम करते हैं। सो हमें क्योंकि एक जीन, सपोजिंगली ये वाला जीन चाहिए है, हमें इधर बीच में से ये इधर जीन चाहिए है, तो ऑब्वियसली वी विल बी नीडिंग एंडोन्यूक्लियेजेस। सो पहला टूल हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं? सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए होता है, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जो हम इस तरफ से रीड करें 5' डायरेक्शन से 3' डायरेक्शन, एंड अगेन 3' डायरेक्शन से 5' डायरेक्शन, तो वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जैसे जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है हम वही लेके चलेंगे, तो इट इज मलयालम। सो अगर हम इधर से देखें तो MALYALAM, एंड इधर से देखें तो भी इट इज सेम। ओके, सो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिनको हम दोनों तरफ से अगर हम रीड करेंगे तो हमें सेम डायरेक्शन मिलती है। सो हर एंडोन्यूक्लियेज जो होता है, एंडोन्यूक्लियेजेस के साथ क्या है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एंडोन्यूक्लियेजेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये हमारे पास एक चॉइस रहती है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा एंडोन्यूक्लियस चूज करें। दैट इज द रीजन, यही एक रीजन है कि हमारे पास वेक्टर में भी बहुत सारे साइट्स होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक साइट्स होनी चाहिए कई सारे एंडोन्यूक्लियेजेस की, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं तो हमारे पास वहाँ पे भी चूज करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। सो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये हमेशा एक्ट करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। ठीक है, सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम रीड करेंगे तो भी सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रीड करेंगे तो भी सेम होता है। सो एंडोन्यूक्लियेजेस आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर जैसे काम करते हैं, ये हमें डीएनए को कट करने के काम आता है। अब इसका हम काम कब करते हैं? जब हमें एक डीएनए है, इसमें हमें पता है कि इस पोर्शन में हमारा एक डिजायर्ड जीन है, तो हमें इसे यहाँ से आइसोलेट करना है, तो हमने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, मान लो 1, हमने कोई भी एक 1 लिया, फॉर एग्जाम्पल ले लो EcoR1। EcoR1 एक टाइप का एंडोन्यूक्लियेज है, वो हमने एंडोन्यूक्लियेज लिया, तो ये ऑब्वियसली यहाँ से कट हो जाएगा। बट इस पूरे जीन को कहीं पे फिट अगर करना है तो ये हम फिट करते हैं वेक्टर में। वेक्टर ही हमारा कैरियर का काम करता है, तो अगर इसे यहाँ पे फिट होना है तो इसी के शेप और साइज का एरिया होना चाहिए। सो सेम शेप साइज का, अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सेम फिट वाली जगह होनी चाहिए, तभी तो ये पूरा जीन वहाँ पे नए एक प्लाज्मिड में शिफ्ट हो सकता है। सो जहाँ पे हमने यहाँ पे जिस टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस से ट्रीट किया है, उसी टाइप से हमें इसे भी ट्रीट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई हमने अगर यहाँ पे कोई एक ऑप्शनल रखा है तो हमें ये ऑप्शनल यहाँ पे कई सारी साइट्स पे मिलने चाहिए। सो पहला हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट दूसरा होता है डीएनए लाइगेजेस। डीएनए लाइगेजेस का मतलब होता है जो डीएनए को जोड़े। अब अगर हमने इसको यहाँ से कट किया है तो हमें यहाँ पे इसे चिपकाना है, एंड टू लाइगेट या ऐड करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है दैट इज डीएनए लाइगेज। सो सेकेंड मॉलिक्यूल है डीएनए लाइगेज।